स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए या फिर उन स्टूडेंट के लिए जो कि रिसेंटली CHO के पद पर ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन कर लिया है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जो वीडियो का पर्पज है वो पता लग जाए और नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को CHO के पद पर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसको जानने के लिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनकी जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको दर्शाता है ये वीडियो। और जो आपके वर्क हैं, जो रियल वर्क हैं जो CHO से कराए जाते हैं, उस सब की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से CHO अंकित कुमार के द्वारा देने की कोशिश की गई है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं क्यों नर्सिंग स्टूडेंट को या फिर जो नर्सिंग की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को CHO के पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं CHO अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्यों CHO की जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए और उससे के पीछे का रीज़न क्या है, क्या वजह है, किस लिए मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको क्यों नहीं CHO की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मोटा मोटा जो CHO का गाइडलाइन के हिसाब से वर्क है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन CHO का वर्क होता है, वो बता देता हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा कि CHO के जो वर्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में केवल बता देता हूँ क्या क्या CHO को कार्य करना होता है और किस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ। हालांकि मैं सब लोगों को मना नहीं कर रहा, केवल जो तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी में लगातार, मैं केवल उन्हीं लोगों को मना कर रहा हूँ। बाकी जो लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जहां पर एक कर्मचारी को कार्य करना होता है वो 9 से 4, जो कि अभी रिसेंटली टाइम हुआ है, पहले तो 9:30 से 5:30 होता था समय HWC का। अभी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस का और नया आ गया है जिसमें आपको सेंटर पर जाना है और वहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी है। 100 मीटर का उसका दायरा तय कर दिया गया है और जब आप वहाँ से पंच आउट करेंगे तो फिर से आपको सेल्फी अपलोड करनी होगी जो कि 100 मीटर के दायरे में आपके सब सेंटर के होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे अकॉर्डिंग के हिसाब से क्या CHO का वर्क होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक महीने में 400 OPD करनी होती है। दूसरा वर्क होता है गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना होता है जो कि ANM के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जहाँ पर ANM नहीं है तो वहाँ पर ये वर्क CHO को ही करना होता है। तीसरा है जो आपके क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी ANC की जांच भी CHO के द्वारा की जाती है। हालांकि वो कार्य भी ANM जब RI सेशन होता है क्षेत्र में करती है, लेकिन अगर आपके OPD के समय में कोई गर्भवती महिला अगर आपके पास आती है तो आपको उसकी ANC जांच भी करनी होती है। अगला कार्य होता है जो आपके क्षेत्र में 2 वर्ष तक के बच्चे जिनका टीकाकरण चल रहा है तो उनका 100% टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी भी CHO को सौंपी गई है। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे लोग टीका लगवाने से मना कर देते हैं। ख़ास तौर से ये मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलता है और कई परिवार ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही मना कर देते हैं, टीका नहीं लगवाते हैं। तो उसमें CHO को उनके घर पर विजिट करनी होती है और उनको समझा बुझा करके बच्चे को टीका लगवाना होता है। उसके बाद
जो HRP महिला होती हैं, हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला होती हैं आपके क्षेत्र में, उनका फॉलोअप भी कराने की जिम्मेदारी CHO को दी गई है। उसके बाद आता है HBNC विजिट। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी होम केयर विजिट की जाती है आशा के द्वारा, और आशा विजिट समय पर कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जिम्मेदारी भी CHO के ऊपर होती है। CHO जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके घर पे जाएगा, उसके माता पिता से बात करेगा कि आशा आपके बच्चे की समय पर विजिट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आता है NCD स्क्रीनिंग, जो कि एक बड़ा पार्ट है, जिसमें BP की जांच, शुगर की जांच, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग शामिल है। अब सबसे पहले बात करें BP की, तो जो जितने भी आपके क्षेत्र में 30+ पॉपुलेशन है तो सभी की BP की जांच होनी है, और जितनी भी 30+ पॉपुलेशन है उन सभी की शुगर की जांच होनी है, और सभी की ओरल स्क्रीनिंग होनी है, सभी की ब्रेस्ट स्क्रीनिंग होनी है जो भी आपके क्षेत्र की 30+ वुमेन है, और सभी की सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी होनी है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए आपको PSC पर रेफ़र करना होता है। और जो भी आपकी OPD में पेशेंट आता है, अगर आपको लगता है कि उसमें किसी भी तरह के TB के लक्षण हैं तो उनको PSC या CSC जहाँ भी आपके यहाँ अवेलेबल होगा, जहाँ भी अटैचमेंट होगा आपके सब सेंटर का, वहाँ पर रेफ़र करने का कार्य CHO के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसको रजिस्टर में भी एंट्री करनी होती है, और एक निक्से ऐप होता है TB का, तो निक्से ऐप पर ऑनलाइन डाटा फीड किया जाता है, जिसमें एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, तो वो कार्य भी CHO के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो VHND सेशन होते हैं आपके क्षेत्र में, उसका सुपरविजन भी आपको करना होता है। आपके क्षेत्र में जितने भी गांव होंगे सब में VHND सेशन होते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना होता है, और काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारी लॉजिस्टिक वहाँ उपलब्ध है या नहीं है, ये जिम्मेदारी भी CHO की होती है। उसके बाद VHNSNC की भी बैठक होती है। VHSNC की बैठक कराने की जिम्मेदारी भी CHO की होती है। सबसे लास्ट आता है समीक्षा बैठक। अब समीक्षा बैठक में CHO, ANM और जो भी आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और जितनी भी आशाएं हैं, सबको बुला करके महीने में एक बार उनकी समीक्षा बैठक करनी होती है। और जो भी मंथ में आपके NHM के द्वारा डेट डिसाइड किए गए हैं, जैसा 21 तारीख को आज खुशहाल परिवार दिवस है, तो उसमें भी आपको सभी आशाओं को बुलवा करके और वो 2-4 बेनिफिशरी को बुलवाएंगी, तो खुशहाल परिवार दिवस भी मनाना होता है, जो कि हर महीने की 21 तारीख को होता है। उसी तरह से कुछ और अन्य जो दिवस होते हैं वो भी आपको कंडक्ट कराने होते हैं। ये तो थे गाइडलाइन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं रियल वर्क की, जो CHO से कराए जा रहे हैं। तो जितने गाइडलाइन में है ये वर्क तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलग भी, जैसे पीछे कोविड का एक कह सकते हैं कि इमरजेंसी रही और बहुत ही भयानक स्थिति थी कोविड के समय में। हालांकि सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने उसमें योगदान दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर कार्य हुआ है वो CHO के द्वारा ही हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है कोविड वैक्सीनेशन का। कोविड वैक्सीनेशन में CHO की ड्यूटी लगा दी जाती थी, उनके क्षेत्र में भी और उनके क्षेत्र से अलग भी जहाँ भी ड्यूटी लगानी होती थी लगा दी जाती थी। उसके बाद उनको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी CHO को होती थी, और रात में 8 बजे भी कॉल कर दिया जाता था कि आपके अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, आप अपना टारगेट पूरा करें। आयुष्मान कार्ड की जिम्मेदारी भी CHO को सौंप दी गई है। जो आपके क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड, जिन लोगों का सर्वे हुआ था और आयुष्मान कार्ड के सर्वे में उनका नाम है, उनके सभी के डिजिटल आयुष्मान कार्ड बनने हैं, जिनको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं। अगर किसी वजह से क्या आशाओं के द्वारा बार बार सूचना देने के बाद भी बेनिफिशरी अगर अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा रहा है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार CHO को ही ठहराया जाता है कि आपके यहाँ के बेनिफिशरी ने आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया। उसके बाद बात आती है, क्योंकि आजकल सरकार डिजिटल पर ज़्यादा जोर दे रही है, तो ई कवच एक ऐप सरकार के द्वारा
लॉन्च की गई है, जिसमें गर्भवती महिला, 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, सुरक्षित मातृत्व और विटामिन ए की डोज, सारे के सारा डाटा आपको पोर्टल पर चढ़ाना होता है। इसके अलग कहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, तो बात करें जितने भी स्वास्थ्य मेले होते हैं, चाहे तो वो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हो या फिर किसी अलग तरह का कोई स्वास्थ्य कैंप हो, वहाँ पर सीएचओ की ड्यूटी लगा दी जाती है। रात में आपको 8 बजे भी कॉल कर दी जाती है कि आपका ये टारगेट पूरा नहीं है, पोर्टल पर कम है आपका टारगेट, आप इसको पूरा करें। यानी कि जो आपका ड्यूटी का टाइम होता है उसके अलग भी आपको कॉल करके परेशान किया जाता है। टीबी के सैंपल सीएससी पीएससी कैसे जाएंगे, ये एसीएमओ के द्वारा मैसेज डाल दिया जाता है, सीएमओ के द्वारा मैसेज डाल दिया जाता है कि उनके सैंपल कैसे पहुंचने हैं, ये हमें नहीं पता, ये भी सीएचओ पहुंचाएंगे, ऐसा बोल दिया जाता है। अगर बात करें सफाई की व्यवस्था, तो किसी तरह की उपकेंद्र पर सफाई कर्मचारी या सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, वो आपको खुद ही मैनेज करना है कि आपको सफाई खुद करनी है या किसी से करानी है। उसके लिए कोई फंड आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। इस बार 500 पर मंथ के हिसाब से केवल मार्च के बाद से, जो अगस्त तक, आई थिंक मुझे जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, मार्च से अगस्त तक का पेमेंट डला है 500 रुपये पर महीने के हिसाब से। उससे पहले का कोई पैसा सीएचओ को नहीं दिया गया है। उपकेंद्र पर अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो बिजली, पानी और शौचालय ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे तो वो पुरुष कर्मचारी हो चाहे महिला कर्मचारी हो। हालांकि जो ज़्यादा संख्या है वो महिला कर्मचारियों की है, लेकिन उपकेंद्र पर शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो जो कि सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। तो अब मैं आपको, ये तो थी जो मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ, अब मैं आपको रियल दिखा देता हूँ, क्योंकि कहने में, सुनने में और देखने में अंतर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रियल में सेंटर की स्थिति, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति क्या है, किस तरह से वो बिल्डिंग रही है, कि उसमें कर्मचारी बैठ के काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसको कोई खतरा तो नहीं है बिल्डिंग से। अगर वो शौचालय जाना हो तो उसको कहाँ जाना होगा, पानी अगर लेना है तो कहाँ जाना होगा, और गर्मी में पंखे की व्यवस्था कहाँ से होगी, है या नहीं है, ये सब आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने सेंटर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ बाहर से। ये कैसा सेंटर है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बुग्गी और इधर ये टिपलर पड़ा है, यहाँ पर ये रेत पड़ा है, जो कि मना करने के बाद भी डाल दिया जाता है। कई बार मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, और प्रधान से शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर लोगों ने, अब यहाँ पर पूरा सीज़न, गन्ने का सीज़न रहेगा, तो यहाँ पर सामने ट्रैक्टर ट्राली और खड़ी कर देते हैं गन्ने की। अब यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा नाम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उपकेंद्र ग्राम पीपली जट, विकासखंड जलीलपुर, जनपद बिजनौर। आपको ऊपर टंकी भी रखी हुई दिखाई दे रही होगी, और टंकी रखी है। अब इसमें पानी कैसे जाएगा ये किसी को नहीं पता। अब मैं आपको जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रूम बना है, जो कि ऐसा सुनने में आता है कि भारी भरकम रकम से बना है, और उसकी रियल में क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अवगत करा देता हूँ कि क्या स्थिति है। ये आप सामने ऊपर देख पा रहे होंगे, ये दरार आ गई है इसमें, और इसको बने हुए मात्र अभी 2 या 3 साल हुए हैं इस रूम को बने हुए। आप स्थिति देख सकते हैं, ये सामने बल्ब लगा हुआ है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब ये बल्ब कैसे जलेगा, इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि ये बल्ब कैसे जलेगा।
ये सामने आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहा होगा, जो कि मई जून में इतनी भयंकर गर्मी होती है। ये मैंने अपने खुद के पैसे से परचेस किया था और ऊपर ये डीसी फैन भी मैंने खुद ही व्यवस्था की है अपने बैठने के लिए, जो कि सरकार से कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है सेंटर पर। मना करने का मेरा रीज़न एक ये भी है ज्वाइन ना करने का, कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं बिल्कुल भी है नहीं। आप वहाँ पर बैठकर वर्क कैसे करेंगे ये आपको ही तय करना है कि आपको यहाँ पर फंसना है, क्योंकि मैं तो फंस चुका हूँ। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पर कार्यरत था और वहाँ से अपने घर के नज़दीक आने के चक्कर में मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लास्टर हुआ है दीवार पर, और यहाँ पर ये सामने दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये रेत अपने आप छूट रहा है। अब ऐसी बिल्डिंग में क्या बैठना रिस्की नहीं होगा? ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, आप देख सकते हैं इसमें सीमेंट की कितनी मात्रा होगी। मुझे तो लगता नहीं इसमें सीमेंट है भी यार, क्योंकि ये खुद से ही नीचे गिरा जा रहा है। ये रियल वास्तविक स्थिति है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। चलिए और आगे दिखा देता हूँ। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी ये प्लास्टर नीचे गिर रहा है और ये रेत नीचे निकला पड़ा है। इसका मतलब इसमें बिल्कुल भी, अब स्थिति आप देख सकते हैं दीवार की, खुद ही आप डिसाइड करें कि क्या स्थिति है। ये तो थी कि सीमेंट लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद चलिए मैं ले चलता हूँ जो शौचालय बना हुआ है, शौचालय की क्या स्थिति है। क्योंकि 9 से 4 तक अगर कोई कर्मचारी यहाँ पर बैठेगा तो उसको अगर शौच के लिए भी नहीं जाना होगा तो टॉयलेट तो जाना ही जाना होगा। ये स्थिति है शौचालय की। ये शौचालय बना हुआ है जिसमें पानी का कोई पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और आपको मैं बता दूं, इसका जो गड्ढा बना हुआ था शौचालय का, वो भी यहाँ के शरारती बच्चों ने तोड़ फोड़ करके बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो ये शौचालय बिल्कुल भी रनिंग में नहीं है। आप सोच सकते हैं, अगर आप महिला कर्मचारी हैं और आपको 9 से 4 यहाँ अगर बैठना है तो आप दिन में अगर आपको टॉयलेट के लिए जाना है तो कहाँ जाना होगा ये पता ही नहीं है। पानी की बात करें तो यहाँ पर पानी भी नहीं है। सो इतना सब कुछ देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस लिए मना कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना आगे का भविष्य देखें। तो यहाँ पर 9 से 4 बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपको टॉयलेट, जो कि सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, वो ही यहाँ रनिंग में नहीं है। दूसरा, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर आपको, क्योंकि अब सर्दी तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, मैक्सिमम समय पूरे साल में गर्मी का ही होता है, तो गर्मी में बैठने के लिए आपको ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना ही पंखे की व्यवस्था है, और ना ही आपके पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर कोई है। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का, वो उद्देश्य में मैं सफल हुआ हूँ। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या रीज़न था CHO की पोस्ट पर ज्वाइन ना करने का। बाकी जो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, या फिर किसी भी तरह की फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू ना रख पाएँ, तो वो लोग ज्वाइन कर ले, नो प्रॉब्लम। बहुत बुरी जॉब भी नहीं है अगर ये बेसिक चीज़ें अगर सेंटर पर प्रोवाइड हो जाएं, एक तो शौचालय, एक पानी और एक ये लाइट
अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको मिल जाएं सेंटर पे तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जॉब करने में, क्योंकि मई जून की गर्मी में इस छोटे से कमरे में बैठ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने तो झेला है, 2 साल झेला है, तो बहुत ही मुश्किल काम था। तब जाके फाइनली अपने पैसे से ये सोलर पैनल और ये डीसी फैन खरीदा है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को जो पर्पज़ था वो आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।